जी अस्सलाम वालेकुम। क्या फॉर आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 75। आज के लेक्चर में हम अपना चैप्टर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 14 और 15 ये दोनों निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक से रिलेट करते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट इसके दोनों चैप्टर 14 और 15 सेम टॉपिक से रिलेट करते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो चैप्टर 14 है ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की जनरल डिस्कशन करता है, जनरल कंसेप्ट बताता है, और 3 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में से 2 प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इनको डिस्कस करता है। और जो चैप्टर 15 है वो थर्ड टाइप ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी चेक को डिस्कस करता है। चेक प्रोबेबली वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की टाइप है जो सबसे ज़्यादा आज की दुनिया में यूज़ होती है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज भी इवन आजकल में भी यूज़ होते हैं। लेकिन अगर आप बात करें आज से, क्योंकि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881 का, इसका मतलब लगभग 150 साल हो गए इसको। तो अगर आप आज से 100 साल पहले की बात करें तो उस वक्त जो ज़्यादा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चला करते थे वो प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज थे, क्योंकि उस वक्त बैंकिंग कंपनीज, बैंकिंग इंडस्ट्री इतनी डेवलप्ड नहीं थी, ठीक है। अब यूज कम हो गया है लेकिन स्टिल ये किसी ना किसी हद तक कुछ जगहों पे, कुछ मार्केट्स में ये इंस्ट्रूमेंट भी चलते हैं, इसीलिए इनका जो कंसेप्ट है हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के 3 टाइप्स हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। जो प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज है ये चैप्टर 14 में हम पढ़ेंगे और कुछ जनरल कंसेप्ट भी, और जो चेक है इसके बारे में हम चैप्टर 15 में स्टडी करेंगे। तो तैयार है कंसेप्ट सीखने के लिए? स्टार्ट करते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पहले तो ये टर्म, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि जो टर्म निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इसका मतलब क्या है। वर्ड इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है पीस ऑफ पेपर। लॉ में वर्ड इंस्ट्रूमेंट, वैसे तो अगर आप साइंस में बात करें या प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट किसी भी टूल को कहते हैं, कोई भी टूल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। लेकिन लॉ जब वर्ड इंस्ट्रूमेंट यूज करता है इससे मुराद होता है कोई ना कोई पीस ऑफ पेपर। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में वर्ड इंस्ट्रूमेंट का मतलब है ऐसा पीस ऑफ पेपर जो अगर आपके पास है तो आपके पास राइट टू रिसीव मनी है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में वर्ड इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं? ऐसा पीस ऑफ पेपर जो मनी तो नहीं है, करेंसी नोट नहीं है, करेंसी नोट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इंस्ट्रूमेंट से मुराद ऐसा पीस ऑफ पेपर जो इन इटसेल्फ मनी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आपका राइट है कि आप उसके बदले में मनी रिसीव कर सकते हैं। जैसे इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है चेक। चेक एक इंस्ट्रूमेंट है, इन इटसेल्फ मनी नहीं है, पीस ऑफ पेपर ही है, लेकिन आप उसके बदले में क्या पैसे वसूल कर सकते हैं? इसका जवाब है यस, कर सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में वर्ड इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ? पीस ऑफ पेपर नहीं, पूरी बात, पीस ऑफ पेपर जिसमें राइट टू रिसीव मनी है, राइट टू रिसीव मनी है। फिर से बताए, मेरा भाई बताएगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में वर्ड इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है? हाँ, पीस ऑफ पेपर इन विच राइट टू रिसीव मनी एस्टैब्लिश्ड। ऐसा पीस ऑफ पेपर जिसमें हमारे पास राइट टू रिसीव मनी आ जाता है। फिर से बताइए, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में? पीस ऑफ पेपर विद राइट टू रिसीव मनी, पीस ऑफ पेपर विद राइट टू रिसीव मनी, पीस ऑफ पेपर विद राइट टू रिसीव मनी, यह है इंस्ट्रूमेंट। वर्ड निगोशिएबल क्या है? जिसे आप अकाउंटिंग में मूवेबल कहते हैं ना, मूवेबल, उसे लॉ में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में वर्ड कहते हैं निगोशिएबल, मतलब मूवेबल, मतलब निगोशिएबल मतलब which can be transferred from one person to another person। निगोशिएबल लगभग मिलता जुलता मीनिंग है मूवेबल वाला। मूवेबल भी वही चीज होती है ना जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की जा सके। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में वर्ड निगोशिएबल का मतलब क्या है? which can be transferred from one person to another person। ट्रांसफर करने के प्रोसेस को कहते हैं निगोशिएशन,
जब कोई एक पर्सन दूसरे को ट्रांसफर कर देता है तो हम कहते हैं इसने इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट कर दिया है। और वो जो इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट किया जा सकता है उसे क्या बोलते हैं? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएशन का मतलब क्या है? एक तो निगोशिएशन होता है बार्गेनिंग करना, ना लॉ में ये मतलब नहीं है, वो आम बिजनेस में मतलब होगा। लॉ में निगोशिएशन का मतलब क्या है? हाँ, जब एक पर्सन इंस्ट्रूमेंट दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर देता है उसे क्या कहते हैं? इसने क्या किया है? निगोशिएशन की है। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ? कंप्लीट मीनिंग इसका ये हुआ, ऐसा पीस ऑफ पेपर जिसमें राइट टू रिसीव मनी है और वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो सकता है। जैसे इसकी क्लासिक एग्जांपल है चेक। अगर मैं भाईजान को चेक दूं, क्या पीस ऑफ पेपर है? राइट टू रिसीव मनी है? क्या ये निगोशिएट करते चेक किसी दूसरे को दे सकते? यानी मैंने कुछ ये चाहे तो खुद पेमेंट ले ले, चाहे तो आगे किसी और को ट्रांसफर कर दे, फिर वो पेमेंट ले लेगा। जब ये भाईजान चेक देख दूसरे पर्सन को दे देंगे तो क्या बोलेंगे इसको? इन्होंने क्या किया? निगोशिएट कर दिया। क्या चेक ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर? अगर तो जिस पर्सन को दूसरे पर्सन को हम दे वो भी पैसे वसूल कर सकता है तो हम कहेंगे निगोशिएबल है। क्या वो भी वसूल कर सकता है? बिल्कुल। तो ये चेक क्या एग्जाम्पल है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जब पहली दफा कोई पार्टी किसी दूसरे को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिख के देती है ना, उसे कहते हैं इसने ये चेक इशू किया। क्या किया? जब मैंने चेक अपने चेक बुक में से चेक निकाला और चेक भाई को दिया तो क्या बोला जाएगा? मैंने चेक क्या किया? निगोशिएट नहीं बोला जाएगा। क्या किया जाए? इशू किया। फर्स्ट टाइम जब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लिखा जाता है इसे क्या बोलते हैं? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू किया। हाँ, जब मैंने इसको दे दिया और ये भाईजान आगे उसको देंगे तो फिर ये नहीं कहेंगे मैंने इंस्ट्रूमेंट इशू किया, क्योंकि ओरिजिनल पार्टी तो मैं हूं। मैं बोलूंगा इंस्ट्रूमेंट मैंने इशू किया, इसने क्या किया? ट्रांसफर नहीं, टेक्निकल वर्ड बोले, टेक्निकल। निगोशिएट किया ट्रांसफर ही है, लेकिन ट्रांसफर में वो मजा नहीं है जो निगोशिएशन में। निगोशिएट किया, आधे आधे वकील बन गया है ये टर्म यूज करें। निगोशिएट किया, इन्होंने क्या? मैंने क्या किया? इशू किया। हालांकि मुझे आसान जबान में ये भी कह सकते सर आपने चेक लिखा है, मैं कहता नहीं लिखा, कूल वर्ड नहीं है। कूल वर्ड क्या है? मैंने चेक इशू किया और इसने आगे चेक ट्रांसफर किया। नहीं, कूल नहीं, मजा नहीं आ रहा। क्या? निगोशिएट किया। भाई समझ आ रहे? तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? ऐसा पीस ऑफ पेपर जो जिसके पास है उसके पास राइट टू रिसीव मनी है और वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो सकता है। अब जिसको ट्रांसफर किया वो अगर चाहे तो पैसे खुद भी ले सकता है, ये भी ट्रांसफर कर सकता है। यह है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कुछ समझ आया क्या है? अच्छा, ओके, आगे चलते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के डिफरेंट टाइप्स है, बल्कि ये डेफिनेशन है इसको पढ़ ही लेते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये रिटन डॉक्यूमेंट है। अच्छा, ये रिटन है। हाँ, तो रिटन है ना, पीस ऑफ पेपर बोला, पेपर रिटन ही होता है। तो जो वर्बल होगा इसका मतलब है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट वर्बल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था। वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा था? 1872 1932 तो पार्टनरशिप था। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कौन सा? 1872। वो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था 1872। ये क्या है? ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। 1881 है, वो और लॉ है। ये और लॉ है, उसके और रूल्स हैं, और रूल्स है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कॉन्ट्रैक्ट ज़बानी कलामी वर्बल भी हो सकता है, रिटर्न भी। सिर्फ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है जिनको वो कहता है रिटर्न होना लाजमी है, वरना कहता है रिटर्न हो वर्बल हो चलेगा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या कहता है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमेशा क्या होगा? रिटर्न। जो रिटर्न नहीं है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं। रिटर्न डॉक्यूमेंट गिविंग क्या लिखा हुआ आगे? गिविंग राइट टू रिसीव सर्टन मनी ओनली। एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट है, रिटर्न के ऊपर,
जो आपको राइट देता है किस चीज को रिसीव करने का, मनी ओनली, पैसे, पैसे वसूल करने का, हाँ सिर्फ पैसे। इसका मतलब अगर मैं भाईजान को ये कोई इंस्ट्रूमेंट लिख के दूं, कोई पीस ऑफ पेपर उसमें लिख के दूं, मैं आपको एसी प्रोवाइड करूंगा महीने बाद, क्या ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? और अगर मैं इनको लिख के दूं महीने बाद मैं आपको 10,000 रुपये अदा करूंगा, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? क्योंकि रिटर्न भी है, राइट टू रिसीव मनी भी है, और इन टर्म्स ऑफ मनी भी है। समझ रहे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को आहिस्ता आहिस्ता? क्या है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? पीस ऑफ पेपर जो विद राइट टू रिसीव मनी, मनी ओनली, बस और कोई चीज नहीं, विद राइट टू रिसीव मनी, सर्टन मनी, यानी कंफर्म अमाउंट लिखी होगी, अनसर्टन नहीं होगी। जो अनसर्टन होती है वो तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट में भी यही पढ़ा था, सर्टन होना चाहिए, यहां पे भी। ठीक है जी। अच्छा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है इसकी कितनी टाइप्स हैं, इसके टाइप्स को पढ़ लेते हैं। ये तो आपको पता चल गया निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप, 3, कौन कौन सी? चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। प्रोमिसरी नोट तरतीब से फर्क नहीं पड़ता, वो मैंने याद किया हुआ था, मैं वैसे बोलता हूं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कितनी टाइप्स हैं? कौन कौन से? प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। अच्छा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एक अहम खसूसियत ये है, क्या? ये निगोशिएबल है। निगोशिएबल बोले तो मतलब ट्रांसफरेबल है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एक अहम फीचर क्या है? निगोशिएबल है। निगोशिएबल का मतलब ट्रांसफरेबल है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का अहम फीचर क्या है? कि ये निगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ट्रांसफर करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? निगोशिएशन। निगोशिएशन कैसे होती है? जब इंस्ट्रूमेंट एक बंदा दूसरे को डिलीवर कर देगा, जब इंस्ट्रूमेंट एक बंदा दूसरे बंदे को डिलीवर कर देगा, निगोशिएशन हो जाएगी। क्लास ज्यादा होती है ना, बड़ी ज्यादा, अभी तो बारिश की वजह से कम सुना, तो किसी ना किसी के पास चेक बुक पड़ी होती है, कोई ना कोई चेक होता है। अभी है किसी के पास चेक? कोई नहीं, हाँ बैग में पड़ा होगा, लेकिन चले रहता है। देखा तो होगा आपने, ठीक है, चेक कभी। तो अगर मेरे पास चेक है, मेरे पास राइट टू रिसीव मनी है, अगर मैंने वो चेक इस भाई को दे दिया तो मैं क्या कहूंगा कि क्या किया मैंने? निगोशिएशन की, यानी डिलीवर किया। फिजिकली डिलीवर करने को या एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करने को क्या कहते हैं? निगोशिएशन। निगोशिएशन का मतलब ट्रांसफर करना, डिलीवर करना, जो भी लफ्ज बोल ले, ठीक है जी। ट्रांसफर कैसे, निगोशिएशन कैसे होता है? डिलीवरी के जरिए से या इंडोर्समेंट के जरिए। इंडोर्समेंट को भी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे, इंडोर्समेंट क्या है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स की 3 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट समझ आ गई क्या है? रिटर्न पीस ऑफ पेपर विद राइट टू रिसीव मनी विच इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यह है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन, लगभग यही रखी। टाइप्स कितने हैं? 3, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। इनमें फर्क सुने, बल्कि वाकया सुनाता हूं आपको, ये सच्चा वाकया है। हफीज सेंटर गया मैं, लैपटॉप खरीदना था, पुरानी बात है, 4-5 साल पुरानी। उसने लैपटॉप दिया, मैंने पैसे दिए, फर्ज करें 1,20,000। लैपटॉप घर आके चलाया, कीबोर्ड उसका अजीब सा था, वो दिखने में स्टाइलिश लग रहा था, पसंद। वो जब इस्तेमाल करना शुरू किया ना, उंगली इधर की इधर, जिस कीबोर्ड के ऊपर मेरी एक प्रैक्टिस थी उसका डिफरेंस है। मैंने कहा भाई ये दिखने में तो खूबसूरत है, लेकिन आधे घंटे का काम ना 2.5 घंटे में हो रहा है। 3-4 दिन मैंने कहा कि शायद हाथ बैठ जाए, नहीं बैठा, वापस ले गया। कहने लगा सर कटौती होगी पैसों की। मैंने कहा ठीक है, कर ले जो कटौती होती है। कह रहा ठीक है सर, दूसरा क्या, अभी पैसे नहीं है हमारे पास। वो इस तरह की कहते होते हैं, हफ्ते बाद आके पैसे ले लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, आप कुछ लिखत पढ़त में दे दे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है सर, मैं आपको। उसने क्या लिख दिया? आई विल पे यू, यानी नाम लिखे हुए थे ना, आई विल पे यू ₹90,000 आफ्टर 1 वीक ऑन दिस डेट। मिस्टर असलम विल पे, मिस्टर असलम क्या कह रहा है? आई
विल पे मिस्टर बकर ₹90,000 आफ्टर 7 डेज। ये लिख के उसने मुझे दे दिया। क्या आपके ख्याल में इस बात का सबूत है कि उस बंदे ने मुझे पैसे देने हैं? साइन किए हुए हैं, स्टैंप लगाई हुई उसने दुकान की, इस बात का सबूत है। एक दूसरा तरीका यह है कि आप कोई लीगल स्टैम्प पेपर वगैरह ले आए, उसके ऊपर लिखा पड़ा हुआ। अब आपको पता है जो बिजनेसमैन होता है ना, वो इतनी लिखे करने में बड़ा टाइम लगता है। बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन तो कर लेते हैं, छोटी छोटी ट्रांजैक्शन, रूटीन की ट्रांजैक्शन के लिए इधर पक्के पेपर नहीं बनाते। तो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये उसने मुझे दिया, इसको बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। उसने क्या लिखा? आई प्रॉमिस टू पे ₹90,000 टू मिस्टर बकर आफ्टर 1 वीक। इसके बाद प्रॉमिसरी नोट। मैंने वो इंस्ट्रूमेंट लिया, अल्फाज पे गौर किया आपने, क्या लिखा हुआ था? आई विल पे ₹90,000 टू मिस्टर बकर, टू बकर आफ्टर 1 वीक, और मुझे दे दिया। हफ्ते बाद मैंने क्या किया? आ गया, क्या ये मुझे बताइए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? राइट टू रिसीव मनी बिल्कुल है, रिटर्न है। मैं गया, मैंने उसे इंस्ट्रूमेंट दिया जो जिसे हम प्रॉमिसरी नोट कहते हैं कि उसमें प्रॉमिस टू पे है, उसने मुझे पैसे दे दिए, खत्म कहानी। इसमें जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ इसका नाम क्या है? इसमें कितनी पार्टीज थी? 2। कौन कौन सी पार्टीज थी? एक बायर और सेलर, एक मेकर, एक पेई। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता ना तो मैं शायद आपको कहता एक पार्टी प्रोमिजर है, एक प्रोमिजी है। प्रॉमिस है ना, तो एक पार्टी प्रोमिजर है अगर कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की टर्म्स यूज होंगी पार्टीज के लिए। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की टर्म्स यूज होंगी पार्टीज के लिए। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में प्रॉमिसरी नोट लिखने वाले को कहते हैं मेकर, और जिसको प्रॉमिसरी नोट दिया जाता है, जिसने बाद में पेमेंट वसूल करनी है, उसे कहते हैं पेई। ठीक है, 2 पार्ट। अच्छा भाई, यहां तक समझ आ रही है? कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। उसने लिखा था आई विल पे टू मिस्टर बकर ₹90,000। क्या अगर उस दिन मेरा लेक्चर है हम और मैं जिस दिन पेमेंट होनी है किसी वजह से मसरूफ हूं, मैं खुद हफीज सेंटर नहीं जा सकता, मैं अपने किसी असिस्टेंट को भेज सकता हूं कि जाओ तुम पैसे ले आओ? भेज सकता हूं कि नहीं? ये डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अल्फाज क्या लिखे हुए हैं। अब ये जरा गौर से सुनिएगा, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अल्फाज 3 तरह के लिखे हो सकते हैं, हर एक में तरीकाकार फर्क हो जाएगा। प्रॉमिसरी नोट है, इसमें अल्फाज सुने। पहला तरीका, I will pay, I promise to pay ₹90,000 to Bakar or bearer of this instrument। बेरर कहते हैं होल्डर को, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट मौजूद हो। होल्डर, जिसकी पोजेशन में वो इंस्ट्रूमेंट हो, उसे क्या बोलते हैं? बेरर। BEARER। बेरर का मतलब क्या है? होल्डर। होल्डर कौन है? पर्सन इन पोजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बेरर किसको बोलते हैं? होल्डर को। होल्डर किसको बोलते हैं? इसकी पोजेशन में इंस्ट्रूमेंट हो। अगर इंस्ट्रूमेंट मेरी जेब में है, मैं बेरर, मैं होल्डर हूं। अगर मेरी जेब से निकल के इसकी जेब में चला गया, ये बेरर है, ये होल्डर है। उसकी जेब से निकल के उसकी जेब में चला गया, वो बेरर है, वो होल्डर है। उसकी जेब से निकल के उसकी जेब में चला गया, वो बेरर है, वो होल्डर है। अब उसकी जेब से निकल ही नहीं रहा, इसे गन पॉइंट पे निकालना पड़ा उसकी जेब से। गन पॉइंट पे कहा भाई यहां इंस्ट्रूमेंट दो, गोली खा। नहीं, उसने कहा इंस्ट्रूमेंट दे। अब इसने उसको धमकी दे के
उससे ले लिया। अब कौन है बेरर, कौन है होल्डर? गन वाला। गन वाला जा रहा था घर, रास्ते में बस में जा रहा था, 2-4 धक्के पड़े, इंस्ट्रूमेंट गिर गया, नहीं गिर गया नीचे, फकीर देख रहा था। फकीर ने फटाफट इंस्ट्रूमेंट को पकड़ के अपनी जेब में डाल दिया। अब फकीर कौन है? बेरर है, होल्डर है, पोजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी। तो ये पता समझ, बेरर किसको बोलते हैं? जो भी होल्डर हो। यानी जब इंस्ट्रूमेंट पे ये लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे ₹90,000 आफ्टर 7 days टू मिस्टर बकर और बेरर, तो उसका मतलब क्या है भला? बकर जाएगा तो पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? और बकर अगर साद को दे दे, साद दाऊद को दे दे, यानी उसने उसके ऊपर लिखा हुआ है आर बेरर, क्या क्या कहना चाह रहा है? कोई भी आया तो उसको पैसे मिलेंगे। दुकानदार ने जब लिखा तो क्या लिखा था? आई विल पे ₹90,000 टू बकर ओनली लिखा था, या ये लिखा था कि आई विल पे ₹90,000 टू बकर और बेरर? क्या लिखा था? बकर एंड बेरर नहीं, और 2 दफा बकर भी आ जाए बेरर भी आ जाए तो ये मुझे बकरा बना रहे हो? नहीं नहीं भाई, बकर और बेरर, एंड बेरर नहीं, और बेरर। बेरर का मतलब समझ आया? जिसके पास में इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी। बेरर इंस्ट्रूमेंट में एक प्लस पॉइंट है, एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर बात समझ आ रही है तो मुझे प्लस पॉइंट भी बताएं, नेगेटिव पॉइंट भी बताएं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छी चीज क्या है, बुरी चीज क्या है, सहूलत क्या है, खतरा क्या है? जो मर्जी आके ले जाएगा, ये क्या है? सहूलत है। और कोई भी आगे, चोर भी आगे ले जाएगा, और फकीर भी आगे ले जाएगा, ये क्या? नेगेटिव है, रिस्क है। तो बहरहाल सूट करता है आपको, वारा खाता है तो प्रॉमिसरी नोट दे, नहीं तो ना दे। अगर आपको लगता है कि ये रिस्की है तो फिर अगली टाइप सुने। क्या? दूसरा केस, इसको बोलते हैं बेरर इंस्ट्रूमेंट। बेरर इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? जो कि पेएबल टू बेरर हो। जो किसको हो? बेरर। यानी जो भी है, आई विल पे ₹90,000 टू बेरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। बेरर जो जिसके पास, आई विल पे ₹90,000 टू साद आर बेरर। तो हालांकि साद का नाम लिखा है लेकिन साथ में बेरर भी लिखा है। ठीक है। अब सुनिए अल्फाज पे गौर कीजिएगा, अब सुनिए अल्फाज पे गौर कीजिएगा, अब सुनिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अल्फाज पे गौर करना है। आगे सुने, आई विल पे आई प्रॉमिस टू पे ₹90,000 आफ्टर 1 week टू बकर। बस फुल स्टॉप, बकर लिख के आगे क्या लिखा हुआ है? I will pay ₹90,000 to after 1 week to बकर, फुल स्टॉप। क्या ये बेरर को मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। जब इंस्ट्रूमेंट में किसी पर्सन का नाम लिखा हो ना, बेरर का लफ्ज नहीं लिखा हो। जब इंस्ट्रूमेंट में बेरर का लफ्ज आ गया तो चाहे 10 नाम लिखे हैं, जब बेरर का लफ्ज आ गया तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा? बेरर इंस्ट्रूमेंट। और अगर बेरर का वर्ड नहीं या किसी का नाम लिखा हुआ है, ऑर्डर। बेरर का मतलब है पेएबल टू एनीवन हु होल्ड्स इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर का मतलब है पेएबल टू नेम्ड पर्सन, जिसका नाम लिखा हुआ है, और हिज ऑर्डर। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता कौन सा है? जिसमें पार्टी का नाम लिखा होगा, बेरर नहीं लिखा होगा, नाम लिखा होगा। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? नाम लिखा और बेरर नहीं लिखा होगा। अगर नाम भी लिखा हो, बेरर भी लिखा हो तो वो क्या है? बेरर। अगर सिर्फ बेरर लिखा हो, बेरर। अगर सिर्फ ऑर्डर लिखा हो तो वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। यानी सिर्फ नाम लिखा हो तो क्या कहते हैं उसको? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बेरर इंस्ट्रूमेंट का रूल है जिसके पास भी इंस्ट्रूमेंट आके पैसे ले जाए,
ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का रूल है जिसका नाम लिखा हुआ है वो पैसे ले सकता है या इसके ऑर्डर पे कोई और पर्सन ले सकता है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है? जिसका नाम लिखा है वो ले सकता है या जिसको वो ऑर्डर करेगा। यानी मैं बकर हूं, फर्ज कीजिए वो इंस्ट्रूमेंट जो उसने मुझे दिया ना वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था, उसके ऊपर लिखा था प्रॉमिस टू पे ₹90,000 टू बकर आफ्टर 7 days, नाम लिखा हुआ था मेरा। अब मुझे बताइए इसमें एक सिक्योरिटी लेयर ऐड हो गई क्या? अब अगर ये चोर चोरी करता है, मांग फकीर जो है उसको गुमशुदा इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है, क्या वो इस इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट ले सकते हैं? नहीं। बेयर इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट ले सकते हैं, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट क्यों नहीं ले सकते? उसको लिखा हुआ है पेबल टू बकर, मतलब बकर ही लेगा। तो ये सिक्योरिटी ऐड होगी कि नहीं ऑर्डर? तो उसका मतलब है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बेरर की निस्बत थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसमें मसला भी है क्या कि अब बकर को खुद जाना पड़ेगा। लेकिन अगर बकर दाऊद को भेजना चाहे, हाँ लॉ ने इसकी निशानी इसकी भी जगह रखी है, मतलब भेज सकते हैं। अब करे क्या? सुने, जब मुझे इंस्ट्रूमेंट दिया ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट उस दुकानदार ने, उसने क्या लिखा हुआ था? आई प्रॉमिस टू पे बकर ₹90,000 आफ्टर 7 days। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, बेरर या ऑर्डर? ऑर्डर, शाबाश। बकर अब आगे दाऊद को भेजना चाहता है, क्योंकि बकर का लेक्चर बड़ा अहम है, मिस नहीं करना चाहता। बकर क्या करेगा? बकर कहेगा, इधर लिखेगा, क्या लिखेगा? एंडोर्स्ड टू दाऊद। दाऊद का नाम लिखेगा। इंडोर्स का लफ्ज लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि स्टार्टिंग कंसेप्ट है तो इसलिए मैं इंडोर्स का लफ्ज लिख रहा ताकि पता चल जाए। इंडोर्स टू दाऊद, और आगे इधर बकर अपने साइन कर देगा। ये बकर के साइन है, दाऊद के नहीं है। किसके साइन है? इसका मतलब क्या है वाला? इसका मतलब यह है कि बकर ये कह रहा है दुकानदार को, ऐ दुकानदार ये दाऊद को मैं भेज रहा हूं और ये मेरी ऑथोराइज पार्टी है, इसका नाम भी लिखा है मैंने, साइन भी किया, ये मेरी ऑथोराइज पार्टी है, पेमेंट इसको भेज दो। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो ये भी निगोशिएट हो सकता है। आप समझ रहे थे ऑर्डर बेयर इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट हो सकता है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट नहीं हो सकता, यही समझ रहे थे ना? क्योंकि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में नाम लिखा होता है, यही समझ रहे थे। पता चल गया मुझे क्या समझ रहे थे आप? यही सोच रहे थे ना कि बेयर इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट हो सकता है, ऑर्डर नहीं हो सकता, यही सोच रहे थे ना? दोनों हो सकते हैं। फर्क क्या है? बेयरर इंस्ट्रूमेंट कैसे निगोशिएट होगा? सिर्फ एक काम करने से, क्या? डिलीवरी करने से, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करने से। बेयरर इंस्ट्रूमेंट भी निगोशिएट हो सकता है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट भी निगोशिएट हो सकता है। कैसे? बेयरर इंस्ट्रूमेंट कैसे निगोशिएट होगा? एक काम करना है। क्या काम करना है? इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर कर देना दूसरे पर्सन के पास। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट भी निगोशिएट हो सकता है। कैसे? दो काम करने हैं। नंबर 1, जिसको ट्रांसफर करना है उसका नाम लिखना है साइन करके, और नंबर 2 उसको ट्रांसफर कर देना है, फिजिकली हैंड ओवर कर देना है। फिजिकल हैंड ओवर करने को कहते हैं डिलीवरी करना, और नाम लिख के साइन करने को कहते हैं इंडोर्स करना। बकर जब दाऊद का नाम लिखेगा और साइन करेगा तो बकर ने क्या किया? इंडोर्स किया। और बकर जब इस साइन करके फिर अपने हाथों से, इसे क्या बोलते हैं? डिलीवरी। तो क्या बेयरर इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट हो सकता है? कैसे? बेयरर इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट हो सकता है कैसे? सिर्फ डिलीवरी से। क्या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट हो सकता है?
कैसे? इंडोर्समेंट डिलीवरी दोनों से। बेरर और ऑर्डर में फर्क क्या होता है? अगर इंस्ट्रूमेंट में लिखा हुआ है ये पेबल टू बेरर है, कोई भी रिसीव कर सकता है, तो वो बेरर इंस्ट्रूमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट में लिखा हुआ है ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, यानी नाम लिखा हुआ है किसी का, पेबल टू मिस्टर ए, तो वो क्या होगा? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। क्या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट हो सकता है? कैसे? दो, एक काम करना पड़ेगा, दो। कौन से? इंडोर्समेंट भी और डिलीवरी भी, दोनों करना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने मुझे बताना है कि ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कौन सी टाइप है। आई विल पे ₹90,000 टू बेरर आफ्टर 1 वीक। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेरर। आई विल पे ₹90,000 टू मिस्टर ए आर बेरर। बेरर। आई विल पे ₹90,000 टू मिस्टर ए। ऑर्डर। क्या ये निगोशिएट हो सकता है? कैसे हो सकता है? डिलीवरी और इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट बोले तो क्या मतलब? नाम लिख के साइन करना, नाम लिख के साइन करना ना। इंडोर्समेंट इज इक्वल टू नाम लिख के साइन करना। और अगर मैं यूं लिखूं, आई विल पे ₹90,000 टू मिस्टर ए ओनली, आई विल पे ₹90,000 टू मिस्टर ए, ये अलग है। आई विल पे ₹90,000 टू मिस्टर ए ओनली। अगर लिखा ना मिस्टर आई विल पे ₹90,000 टू मिस्टर ए ओनली, तो ये निगोशिएबल है ही नहीं। ओनली के लफ्ज को आपने इजी ले लिया है। ओनली के लफ्ज को आपने ऐसे ले लिया जैसे सेल लगी होती है तो उसके ऊपर लिखा होता है ओनली 499, उसमें ओनली का फर्क नहीं पड़ता, 499 है। लेकिन ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें अगर लिखा ना आई विल पे टू मिस्टर ए ओनली, तो इसका मतलब क्या है? भैया अब मिस्टर ए को ही पैसे मिलेंगे, ए के अलावा अगर कोई और आ गया, चाहे वो ए के आशीर्वाद से, ए की इजाजत से क्यों ना आया, उसे पैसे नहीं मिलने। ए ओनली का मतलब ए ओनली। पेबल टू ए ओनली का मतलब क्या है? सिर्फ ए को ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। पेबल टू ए का मतलब क्या है? ए को भी मिल सकता है और जिसको ए ऑर्डर लगाएगा उसको भी मिल सकता है। और पेबल टू ए आर बेरर का मतलब क्या है? कि जो भी आ गया, समझ रहे हैं? नहीं समझे? तो क्या अब आपको यह पता है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डिफरेंट टाइप्स होती है। एक टाइप है प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ये तो टाइप लग गई, तो मेन टाइप है। फिर आगे इसके मोड ऑफ पेमेंट के लिहाज से डिफरेंट टाइप्स हैं। क्या आपको बेरर और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में फर्क समझ आया? बेरर कौन सा होता है? किसी को भी पेबल हो, इसके निगोशिएशन होती है। कैसे? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? जो पेबल टू नेम्ड पर्सन हो या उसके ऑर्डर पे पेबल हो। ये अगली बात क्यों भूल जाते हैं? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? जो पर्टिकुलर नेम्ड पर्सन को पेबल हो या उसके ऑर्डर पे अगर वो किसी और को कहता है उसको पेबल। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की निगोशिएशन कैसे होगी? डिलीवरी और एंडोर्समेंट दोनों से। किसकी एंडोर्समेंट आसान है, बेरर की कि ऑर्डर की? बेरर की आसान है ऑर्डर की भी आसान। जो नाम लिख के साइन करने, और क्या करना। चलिए, तो क्या आपको ये डेफिनेशन वाली बात समझ आ गई? ये सारी बात मुझे बताएं, लेफ्ट साइड वाली समझ आ गई? इसको टिक लगा दूं। देखिए, एक एक लफ्ज समझ आ गया आपको। राइट साइड पे इजीली ट्रांसफरेबल, एग्री करते हैं कि इजीली ट्रांसफरेबल है। दुनिया में बहुत सी चीजें ट्रांसफरेबल है। आपके पास जो मोटरसाइकिल है, जो गाड़ी है, ये भी ट्रांसफरेबल है, लेकिन ये इजीली ट्रांसफरेबल नहीं है। अगर ट्रांसफर कराना है तो वो मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑफिस जाना पड़ेगा, वहां से ट्रांसफर कराना पड़ेगा। आपका जो घर है जिसमें आप रहते हैं, ये भी ट्रांसफरेबल है, लेकिन इजीली ट्रांसफरेबल नहीं है, और डिसीजन करनी पड़ेगी जाके ऑफिस में। लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ना सिर्फ ट्रांसफरेबल है बल्कि इजीली
5 सेकंड के अंदर अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। कैसे? अगर बेरर है तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट दे दो, 1 सेकंड लगता है, और अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो साइन करो, नाम लिखो, 1 नहीं 2, 2 नहीं 2 को दिन लग जाएंगे, 2 मिनट, 2 मिनट में ही लग जाएंगे। क्या नाम मुस्तंसर हुसैन तारड़ है? लिखते लिखते 1 मिनट लग जाएगा? से नहीं होता। अमूमी तौर पे नाम छोटे छोटे होते हैं, वो 2 मिनट भी नहीं लगते, 1 मिनट। बहरहाल चले जितने भी 2-4 मिनट लग गए, क्या ये इजीली ट्रांसफरेबल है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल है। ट्रांसफरेबल भी है? एग्री करते हैं कि नहीं? ओके। कैसे ट्रांसफर होगा? बेयर इंस्ट्रूमेंट कैसे ट्रांसफर होगा? सिर्फ डिलीवरी से। ऑर्डर कैसे होगा? दूसरा केस, ट्रांसफरी कैन सू इन इट्स ओन नेम। ट्रांसफरी कैन सू इन इट्स ओन। दुकानदार ने मुझे दिया इंस्ट्रूमेंट, मैं आपको हफ्ते बाद 90,000 रुपया दूंगा। अगर मैं जाऊं, फर्ज करें मैं निगोशिएट नहीं करता, हफ्ते बाद जाता हूं, पेमेंट नहीं करता, मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। क्या मैं उसके खिलाफ केस फाइल कर सकता हूं? हाँ, क्या? तो बोल ना मेरा भाई, केस फाइल कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता। अच्छा, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट आया, मैंने दे दिया दाऊद को। दाऊद गया। दाऊद कौन है? ट्रांसफरी, जिसको मैंने ट्रांसफर किया, जिसको निगोशिएट, मैं नहीं हूं। मैंने क्या किया? उसको मेरा नाम लिखा हुआ था, मैंने दाऊद का नाम लिख के साइन कर दिया। मैंने क्या किया? निगोशिएट कर दिया। कैसे निगोशिएट किया? सिर्फ डिलीवरी के जरिए से कि डिलीवरी प्लस एंडोर्समेंट से? निगोशिएट कर दिया। अब दाऊद है ट्रांसफरी, ट्रांसफरी चला गया दुकानदार के पास, दुकानदार ने कहा मैं नहीं पैसे देने। अब बताइए क्या लाजमी है ट्रांसफरी मुझे आके कहे भैया आप पैसे दे और मैं दुकानदार से पैसे रिकवर कराऊं, कि ट्रांसफरी डायरेक्ट अपने नाम से भी केस फाइल कर सकता है? दुकानदार ये एतराज तो नहीं उठाएगा भैया इसको तो मैंने लैपटॉप बेचा ही नहीं था, ये कहां से आ गया? नहीं उठाता, क्योंकि जिसको बेचा था उसने आ गया दिया उसको। तो क्या कह रहा है? ट्रांसफरी कैन सू इन इट्स ओन, यानी ओरिजिनल पार्टी केस फाइल करे जरूरी नहीं है, फाइनल जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है वो डायरेक्ट भी केस फाइल करना चाहे तो कर सकता है। ये समझ आई? ट्रांसफरी कैन सू इन इट्स ओन नेम। अगली बात सुना, टाइटल ऑफ होल्डर इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। क्या लिखा है? क्या लिखा है? इसको क्लियर टाइटल भी बोल सकते हैं। टाइटल ऑफ होल्डर इज फ्री फ्रॉम, क्या लिखा है? टाइटल ऑफ होल्डर इज ऑल डिफेक्ट। इसका क्या मतलब है? इसके लिए पहले आपको डिफेक्ट समझना पड़ेगा, डिफेक्ट क्या होता है, फिर फ्री फ्रॉम डिफेक्ट समझ आएगा। कहानी में ट्विस्ट, भाई यहां तक बातें समझ आ रही हैं? अगर आप कहें तो मैं लेक्चर को यहां पे भी छोड़ सकता हूं, बेस है ना तो छोड़ सकता हूं, लेकिन अगर समझ आ रही है तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि हम केस को थोड़ा आगे और लेके जाएं। चलें आगे? समझ आ रही है ना? ओके। होल्डर कौन होता है? इंस्ट्रूमेंट होता है। हम समझने क्या जा रहे हैं? टाइटल ऑफ होल्डर इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि कभी टाइटल डिफेक्टिव होता है, कभी टाइटल गुड होता है। होल्डर का टाइटल क्या समझा जाएगा? फ्री फ्रॉम। इसका मतलब क्या है ये सुनो। हाँ, होल्डर का टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होगा अगर उसने उसे रिसीव किया है इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन। इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन, बोले इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन। इन गुड फेथ होल्डर का टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होगा किस शर्त पे? ऊंची बोलते जाए, रिपीट रिपीट 500 दफा रिपीट करे, शाबाश। होल्डर का टाइटल फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स है किस केस में?
दो शर्तों पे होल्डर का टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट है, दो शर्तों पे। किन दो शर्तों पे? इन गुड फेथ फॉर कंसिडर। अच्छा, कंसिडरेशन तो आपको समझ में आ गया होगा। कंसिडरेशन क्या है? पैसे दिए हों, कुछ कुछ बदले में चीज दियो, फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिया हो। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब वही है जो कॉन्ट्रैक्ट में पड़ा था। कॉन्ट्रैक्ट इन गुड फेथ का मतलब क्या है? अच्छी नीयत से, ईमानदारी से। इंस्ट्रूमेंट किससे लिया? ईमानदारी से लिया हो। इन गुड फेथ का मतलब क्या है? ईमानदारी से लिया हो, रिस्क हलाल। इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन। समझ रहे? कहानी शुरू करते हैं। इंस्ट्रूमेंट मैंने लिख के इनको दे दिया, प्रोमिसिंग आई विल पे ₹90,000 टू यू आफ्टर 7 days। मैं क्या कहलाता हूं? जिसने इंस्ट्रूमेंट लिखा, मेकर। मैंने ये जो इंस्ट्रूमेंट इसको दिया, इसको क्या बोलते हैं? ये पे ही हो गया, ठीक। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मैंने क्या किया? मैंने इंस्ट्रूमेंट को क्या किया? निगोशिएट नहीं किया, इशू किया। इशू किया। पहला पर्सन जो लिखता है ना, उसके लिए वर्ड क्या होता है? इशू किया। प्रोमिसरी नोट पहुंच गया इनके पास। इन भाईजान ने वो आगे ट्रांसफर कर दिया। बेरर था, फर्ज करें। क्या था? बेरर था। इन भाईजान ने निगोशिएट कर दिया दूसरे भाई को, ठीक है। दूसरा भाई, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? निगोशिएशन। अब जो दूसरे भाईजान हैं, इनको कहते हैं ट्रांसफरी। क्या कहते हैं? और अब पेई भी यही हो गए। पेई, पेई क्यों? क्योंकि इनको पेमेंट होनी है। पेई कौन होता है? जिसको पेमेंट, टू हुम पेमेंट इज मेड। हो गए? ये भाईजान कॉलेज से वापस जा रहे थे घर। रास्ते में इनका इंस्ट्रूमेंट गिर गया, फकीर ने उठा लिया। नीचे ही बैठा हुआ था, आसमान पे थोड़ी उड़ा था, नीचे बैठा हुआ, गिर गया। उसने देखा, चुपके से साइड में कर दिया। क्या फकीर होल्डर है? होल्डर है? क्या उसका टाइटल गुड है कि डिफेक्टिव है? डिफेक्टिव है। कैसे? इन गुड फेथ नहीं है, क्योंकि उसका है ही नहीं। फॉर कंसिडरेशन भी नहीं। दोनों में से एक बात भी हो जाती ना, तो हम कहते इसका टाइटल गुड नहीं है, इसका टाइटल क्या है? डिफेक्ट। तो इसका टाइटल डिफेक्टिव है। ठीक हो गया? लेकिन गैस करें, अगर ये फकीर चला जाता पेमेंट लेने के लिए, इसे पैसे मिल जाएंगे कि नहीं? मिलने, इसे लेने नहीं चाहिए, लेने नहीं चाहिए। लेकिन बताइए, फकीर अगर पार्टी के, मेन पार्टी के पास चला गया पैसे लेने के लिए, क्या उसे पैसे मिलेंगे नहीं? क्यों मिल जाएंगे? नहा के जाएगा, सीधा नहीं जाएगा, वो नहा के गया, पता नहीं चलो। क्या उसे पैसे मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ था आई विल पे टू बेरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। लेकिन उसे मिलने नहीं चाहिए, लेने नहीं चाहिए, उसे मिल जाएंगे। फर्क समझ रहे हैं? लेने नहीं चाहिए, लेकिन मिल जाएंगे। अगर मिल गए तो बताइए, क्या इसके हो गए कि ये ट्रू ओनर को वापस करने का पाबंद समझा जाएगा? पाबंद समझा। तो फकीर क्या है? होल्डर है, विद गुड टाइटल या विद डिफेक्टिव टाइटल? विद। क्यों डिफेक्टिव टाइटल? क्यों? ना तो इन गुड फेथ है। अगर फकीर पैसे ले लेता है, अव्वल तो लेने नहीं चाहिए, ले लेता है तो क्या करना पड़ेगा? फकीर भी ऐसा वैसा फकीर नहीं था। हाँ, सीए में बीला पड़ा हुआ था। वो तो वैसे घर जाके असाइनमेंट नहीं करता था, पढ़ता नहीं था, वॉल्यूम 2 की केस स्टडी नहीं करता था,
ठीक है, कंसेप्ट उसके ठीक नहीं थे, अटेम्प्ट से ज़्यादा लगी, इधर और की उसकी 2-4 कार्रवाइयाँ थी, अटेम्प्ट्स लगे, लिमिट हो गई, डिस्क्वालीफाई हो गया। पार्ट टाइम करता है कहाँ, फीसें पूरी करने के लिए हैं। उसने कहा था मैं पकड़ा गया ना तो मुझे पैसे देने पड़े, मैं ले तो लूंगा पैसे। मैंने क्लास भी शुरू कर दिया काम, मैंने क्लास खत्म होने का भी इंतजार नहीं किया, मैंने कहा आधी फीस तो भी इकट्ठी हो जाएगी ना, खुदा का खौफ कर, चंदा मांगने वाले खबरदार। हाँ, क्लास के बाद मुझे भी फॉरवर्ड करना। तो फकीर को पता है, क्या पता है, मैं पैसे वसूल तो कर लूंगा, पकड़ा गया तो पैसे अदा करने पड़ेंगे। अच्छा, वो गया हाल रोड, उधर देखा उसने मोबाइल, हाँ कितने का, कहा जी 80,000 का। मैं कहा ये 90,000 का प्रोमिसरी नोट है मेरे पास। दुकानदार को कहा 90,000 का प्रोमिसरी नोट है, आप ये आप रख लें, 7 दिन बाद पार्टी से पेमेंट ले लेना, मेरे को मोबाइल दे दो और 10,000 रुपया भी दे दो। फकीर गया था नहा के, मुअज्जिज़ नजर आ रहा था। दुकानदार ने कहा ठीक है, दुकानदार ने उसे मोबाइल दे दिया, 10,000 दे दिए, इंस्ट्रूमेंट अपने पास रख लिया। कहानी समझ आ गई? मेरा पहला क्वेश्चन, अब होल्डर कौन है? क्योंकि बेरर इंस्ट्रूमेंट है, जिसके पास पहुंचेगा वही होल्डर हो जाएगा। दुकानदार होल्डर विद गुड टाइटल है या विद डिफेक्टिव टाइटल है? यही समझाना चाह रहा था कि जो भी होल्डर इन, क्योंकि दुकानदार क्यों बोला इन गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन, इन गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन वसूल करेगा तो उसका टाइटल क्या हो जाएगा? गुड टाइटल। दुनिया का असूल है, जो चीज आपके पास है नहीं ना वो आप किसी को दे नहीं सकते। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहता है दे सकते हैं। आपका अपना टाइटल डिफेक्टिव है तो दूसरे बंदे को आप डिफेक्टिव टाइटल ही देंगे ना असूली तौर पे। लेकिन अगर दूसरा बंदा इन गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन वसूल कर ले तो उसका टाइटल क्या हो जाएगा? गुड। यानी फकीर ने वो चीज दी दुकानदार को जो फकीर के पास थी ही नहीं। फकीर के पास टाइटल डिफेक्टिव था लेकिन उसने दुकानदार को कौन सा टाइटल दिया? गुड टाइटल दिया। दुकानदार को यह गुड टाइटल कैसे मिल गया? ये नीयत की बरकत है। इन गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन, हक हलाल। भाई समझ रहे हैं? यही वो समझा रहा है कि अगर तो होल्डर ने, अब इसको समझे क्या, बुक किताब में अल्फाज है थोड़े डिफरेंट होंगे, कोई इजी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझे मतलब क्या है? कह रहा है होल्डर ने अगर इन गुड फेथ, नंबर 1 इन गुड फेथ, नंबर 2 फॉर कंसीडरेशन को इंस्ट्रूमेंट लिया है तो इसका टाइटल फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट होगा। पढ़े क्या लिखा हुआ है भला? अगर किसी भी होल्डर ने कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन वसूल किया है तो इसका टाइटल फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट होगा। और अगर किसी पर्सन ने इन गुड फेथ नहीं लिया या फॉर कंसीडरेशन नहीं लिया तो उसका टाइटल क्या होगा? गुड के डिफेक्टिव, डिफेक्टिव होगा। फ्री फ्रॉम डिफेक्ट का मतलब है गुड टाइटल। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? फकीर का टाइटल क्या था? क्यों? इन गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन नहीं लिया था। दुकानदार का टाइटल क्या है? इन गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन। समझ आई? अच्छा दूसरा केस, अगर यही फकीर गया, दुकानदार ने उसे दूर से देखे कहा भाई आज तो बड़े अरसे बाद आए हो, इतने अरसे में कोई वारदात वगैरह नहीं की क्या? बड़ा अरसा हो गया चोरी का सामान बेचने आए नहीं तुम। उन्होंने कहा नहीं मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा ठीक है 90,000 ये लो, 30,000 दूंगा बस। अब की बार बताइए दुकानदार का टाइटल
गुड टाइटल है कि डिफेक्टिव? ये चीज डिफेक्ट, हाँ जी डिफेक्टिव टाइटल है। क्यों? क्योंकि इन गुड फेथ नहीं है। फॉर कंसीडरेशन जरूर है किसी हद तक, गुड फेथ नहीं। मैं समझ रहे हैं क्या नहीं? यहां पे गुड फेथ डिफेक्टिव टाइटल के गुड टाइटल से बड़ा फर्क पड़, ये आगे चल के ना कहानी में ये कैसे यूज होना है वो बाद में बताऊंगा। पहले तो भी ये बता रहा हूं गुड टाइटल क्या होता है, डिफेक्टिव टाइटल क्या होता है। गुड टाइटल के लिए दो शर्तें हैं, कौन सी? गुड फेथ, एक चीज भी नहीं होगी अगर तो डिफेक्टिव टाइटल होगा। डिफेक्टिव टाइटल का मसला क्या होता है भला? डिफेक्टिव टाइटल का मसला ये होता है कि आप पैसे ले तो सकते हैं, लेकिन जब आप पकड़े गए आप वापस करने पड़ेंगे। गुड टाइटल का मकसद पता क्या फर्क होता है कि अगर आपने पैसे ले लिए और बाद में पकड़े भी गए ना, आपको नहीं कहा जाएगा, आपको बाईपास करके दूसरे बंदे तक कार्रवाई जाएगी। अब ये भाईजान जो थे ना, इन्होंने, ये दुकानदार फर्ज करें इन गुड फेथ वाला था, इसने जाके पार्टी से पैसे ले लिए। मैंने दुकानदार को फोन किया, मैंने कहा भाईजान वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो मेरे से गुम हो गया, पता नहीं कहाँ, 2 दिन हो गया मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हूँ, नहीं मिल रहा, बराए मेहरबानी आप किसी को पेमेंट ना कीजिएगा। दुकानदार कहने लगा अगर आप ना भी फोन करते मैं फिर भी पेमेंट ना करता किसी को, क्योंकि मैं कर चुका हूँ। भाईजान वो आके ले चुका, मैं ले गया। मैं फौरन पुलिस के पास जाके एफआईआर दर्ज करवाई कि सर मेरे साथ तो वारदात हो गई है। हो गई कि नहीं वारदात? पुलिस ने कहा अच्छा। उधर से सीसीटीवी कैमरा निकलवाया, तस्वीर आई, सर्कुलेट करवाई, दुकानदार तक पहुंच गए। बताइए क्या कानूनी तौर पे दुकानदार से 90,000 रिकवर करवाया जा सकता है कि नहीं? अगर दुकानदार का टाइटल डिफेक्टिव हो फिर करवाया, यहां पे टाइटल गुड था, रिकवर नहीं। पुलिस जाके उसे कहेगी आप ये सोच के परेशान ना हो कि हम आपसे पैसे लेने आए, पैसे नहीं आए। क्यों? मुबारक हो, क्योंकि आपका टाइटल गुड था, आपको सिला मिल गया आपकी अच्छी नीयत का, गुड टाइटल। आप हमें अब सिर्फ ये बता दीजिए ये लिया किससे था। उसने कहा भैया उधर सीसीटीवी कैमरा लगा, हमने भी लगवाया, अभी बताता हूँ, बताया। और ये तो उधर बस स्टॉप के करीब करीब बैठता है, पहुंच गए। बताइए क्या आप रिकवर करवा सकते हैं कि नहीं फिर से? क्योंकि उसका टाइटल डिफेक्टिव था, उससे रिकवर करवाएंगे। समझ रहे? गुड टाइटल डिफेक्टिव टाइटल का रिकवरी दोनों करवा सकते हैं, क्योंकि पेएबल टू बेयरर अगर कोई भी फर्क किस चीज से पड़ेगा कि अगर पकड़े गए तो पैसे वापस करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे। ये बात समझ आई? टाइटल ऑफ होल्डर इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स इफ रिसीव्ड इन गुड फेथ और कंसीडरेशन। तो ये समझ आया, ये अहम यही था। ट्रांसफर ये भी कर लिया। इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी वेरियस टाइप्स, ये भी पढ़ लिया कि बेयरर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट की कितनी टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन है। एक क्लास है बेयरर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, दूसरी है डिमांड और टाइम इंस्ट्रूमेंट, तीसरी है इनलैंड और फॉरेन। बेयरर और ऑर्डर क्या है? हु विल रिसीव मनी, अगर जो भी बंदा जिसके पास है वो रिसीव कर ले, एनीवन कैन रिसीव मनी, उसे क्या बोलेंगे? इफ ओनली स्पेसिफाइड पर्सन कैन रिसीव मनी। डिमांड और टाइम का मतलब है व्हेन पेमेंट इज ड्यू, पेमेंट कब होगी। अगर जिस वक्त इंस्ट्रूमेंट दिखाए किसी को वो उसी वक्त पेमेंट करने का पाबंद हो, इसे क्या कहते हैं? अगर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा हो महीने बाद पेमेंट होगी, टाइम। बैंक में ना लोन दो तरह के होते हैं। एक होता है लोन शॉर्ट टर्म, उसमें बैंक कहता है भाई मैं लोन देने को तैयार हूं, लेकिन जब भी मैं कहूंगा आप लोन पैसे वापस करने पड़ेंगे आपको, ऑन पेएबल ऑन डिमांड। समझते हैं? इसी तरह इंस्ट्रूमेंट भी ऑन डिमांड हो सकता है। कभी सुना है आपने ये? एक लोन होता है जिस पे लिखा होता है 5 साल बाद रीपे करना है, 3 साल बाद, लॉन्ग टर्म, वो होता है टाइम बेस्ड लोन। तो इंस्ट्रूमेंट डिमांड इंस्ट्रूमेंट भी होता है, टाइम भी। डिमांड इंस्ट्रूमेंट कब पेएबल है? फौरी, जैसे ही दिखाया। टाइम इंस्ट्रूमेंट कब पेएबल होगा? ये जो मैं कह रहा हूं आफ्टर 7 डेज, ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट है क्या टाइम इंस्ट्रूमेंट? टाइम 7 दिन भी हो सकता है, 7 साल भी हो सकता है। इनलैंड और फॉरेन, इसका मतलब क्या है? अगर पाकिस्तान में इंस्ट्रूमेंट पेएबल है तो इनलैंड, और अगर फॉरेन में है, यूके के बैंक का चेक आ गया आपके पास,
पाकिस्तान में कैश करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। वो बैंक ही यूके का है, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? फॉरेन। HBL का चेक आ गया, उसको क्या बोलेंगे? तो ये डिफरेंट टाइप्स है। सबसे अहम टाइप क्या है हमारी? ठीक है जी, बस आज बहुत ही ज्यादा छोटी डिस्कशन, क्विक रिकैप कर ले ताकि मैं इंश्योर कर लूं कि जो कुछ भी मैं सिखाना चाहता था आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब मैं छोटी मोटी चीजें स्किप कर दूंगा, सिर्फ टू द पॉइंट चीजें। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में वर्ड इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? रिटन पीस ऑफ पेपर विद राइट टू रिसीव मनी। निगोशिएबल का मतलब क्या है? कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की मेन टाइप्स कितनी है? 3। कौन कौन सी? चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, अच्छा, अगर प्रॉमिसरी नोट की एग्जांपल लेके चलें, कोई भी एग्जांपल लेके चल सकते हैं, या चेक की एग्जांपल लेके चलें, तो जो चेक है फर्दर इसकी टाइप्स क्या हो सकती है? ये बेरर भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है। बताइए, आपने बोला कि चेक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, प्रॉमिसरी नोट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जी। निगोशिएशन कैसे होगी? डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स। निगोशिएशन कैसे होगी? डिपेंड्स। बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो निगोशिएशन कैसे होगी? डिलीवरी से। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो निगोशिएशन कैसे होगी? इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से। ठीक है जी। और फिर इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? इजीली ट्रांसफरेबल। क्या ये इंस्ट्रूमेंट इजीली ट्रांसफरेबल है? और सबसे अहम चीज आज के लेक्चर की, सबसे अहम चीज आज के लेक्चर की, सबसे अहम चीज, टाइटल ऑफ होल्डर इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। इसका मतलब क्या है? कि अगर किसी पर्सन ने वो इंस्ट्रूमेंट रिसीव किया है, दो शर्त, इन गुड फेथ किया है, फॉर कंसिडरेशन किया है, तो उसका टाइटल गुड है। और अगर इन गुड फेथ नहीं है या फॉर कंसिडरेशन, दोनों में से कोई एक चीज भी अगर मिसिंग है, तो उसका टाइटल क्या हो जाएगा? डिफेक्ट। फर्क क्या पड़ता है डिफेक्टिव टाइटल या गुड टाइटल होने से? पेमेंट तो दोनों में मिल जाएगी, इंटाइटल टू रिसीव दोनों में है। फर्क क्या है? अगर डिफेक्टिव टाइटल है, पकड़ा गया तो पैसे वापस करने पड़ेंगे, और अगर गुड टाइटल है, पकड़ा गया तो फिर भी पैसे वापस, क्योंकि बस अगले बंदे का पता बताना होगा किससे लिया था, वो रिकवरी नहीं होगी। ठीक है, और आगे कुछ फर्दर टाइप्स भी है बेरर और ऑर्डर के अलावा भी। डिमांड और टाइम। डिमांड का मतलब क्या है? अभी के जब भी कहूंगा लोन दे देता हूं, इंस्ट्रूमेंट दे, जब भी कहूंगा पैसे दे देता। ओके, और अगर टाइम लिखा हो महीने बाद 2 महीने, टाइम इंस्ट्रूमेंट। इनलैंड और फॉरेन का क्या मतलब? पाकिस्तान का इंस्ट्रूमेंट है तो पाकिस्तान इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, और अगर किसी भी बाहर और। क्लियर? कुछ समझ आया? सबसे अहम चीज, क्या आपको निगोशिएशन का मतलब और तरीके समझ आए? दो आज के लेक्चर में 2 चीजें जिसने सीख ली सारा लेक्चर सीख लिया। 2 चीजें, नंबर 1 ये वाला पॉइंट निगोशिएशन वाला, नंबर 2 टाइटल ऑफ होल्डर। जिसने ये 2 कंसेप्ट सीख लिए, बाकी सारा कुछ भूल जाए, मसला ही कोई नहीं है। ये कंसेप्ट नहीं भूलना है, और आपने बाकी सारा याद कर लिया, ये भूल जाना है। पक्की बात है? कल पूछ लूं? चले ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। अभी करेंसी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है, ये करेंसी नोट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आगे बाद में देखेंगे इसको। डेफिनेशन में 3 लिखा है, डेफिनेशन में लिखा है 3 चीज। डेफिनेशन में करेंसी नोट लिखा हुआ है। कल को ये भाई पूछेगा सर किसी कंपनी के शेयर है, वो भी पीस ऑफ पेपर होता है, वो भी राइट टू रिसीव मनी है, स्टॉक एक्सचेंज में जाओ तो पैसे मिल जाते हैं, तो क्या शेयर भी? कल को ये पूछेगा कि क्या शेयर भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? मैं कहूंगा नहीं। क्यों? उसने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में लॉ ने डेफिनेशन में कह दिया 3 है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दुनिया में सिर्फ 3 है। कौन कौन से? हाँ, ये 2 बातें याद रखेंगे। निगोशिएशन का तरीकाकार कैसे होती है निगोशिएशन? इट डिपेंड्स, और इट डिपेंड्स पहले ये लिखना है। निगोशिएशन कैसे होती है? किस पे डिपेंड करता है? बेरर है कि ऑर्डर है? शाबाश शाबाश शाबाश। और ये टाइटल ऑफ होल्डर इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स, ये समझ आ गया? 2 शर्तें कौन सी है?
गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन, गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन, गुड फेथ फॉर, बोलते जाएं छुट्टी करते जाएं, गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन, गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन, गुड, बोलते जाएं छुट्टी करते जाएं, गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन, गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। ओ भाईजान, गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन, गुड फेथ फॉर, अल्लाह हाफिज।